Three. Hello students, welcome to the online platform of Akbar classes. Students of class 8, as you are already aware that the first chapter of your biology is cell. Okay, we are going to start with this chapter only. सेल आपने जूनियर क्लासेस से बहुत ही जूनियर क्लासेस से आपने पढ़ा होगा कि सेल क्या है। डेफिनेशन तो बेसिकली मुझे लगता है कि हर किसी को पता है कि सेल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लास 8 में भी है, ये चैप्टर क्लास 9 में भी है। तो लाइक वी आर नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड विथ ओनली द डेफिनेशन नाउ। अब हम सिर्फ डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे कि सेल के की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, कुछ सेल के अंदर काम कैसे होता है। सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेजुअली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। आप डेफिनेशन जानते होंगे, यू माइट राइट इट डाउन इन योर कॉपी कि सेल का डेफिनेशन क्या है। हम लोग डेफिनेशन पे भी बात करेंगे कि वो डेफिनेशन ऐसा ही क्यों है सेल का। तो लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट। पहले हम ज़रा सा बात करते हैं सेल की हिस्ट्री के बारे में। सेल की हिस्ट्री नहीं, पर्टिकुलरली सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री। जहाँ तक सेल की हिस्ट्री की बात है, ऑब्वियसली एक टर्म आ गया है तो बात करते हैं सेल की हिस्ट्री की बात है कि सेल का कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ये भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया में दूंगा। बाकी इसके बारे में आपको सीनियर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ना होता है कि सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ ओवर टाइम। अभी हमारा मेन कंसर्न है कि सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री पे हमको ध्यान देना है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। अभी हमने सेल का जो डेफिनेशन है उस बारे में बात नहीं किया है। अगर आपको जूनियर क्लासेस के डेफिनेशन याद हैं तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट। 10 सेकेंड लेकर आप सोच सकते हैं कि डेफिनेशन क्या लिखा था उस टाइम आपने, ऐसा क्यों लिखा था, इस बारे में हम बाद में आते हैं। ठीक है, हमारा अभी वी विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, अगर मैं आपसे इस मौके पर पूछूं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो मोस्ट ऑब्वियसली मुझे लगता है सर किसी को पता है, आप लोग बोलिएगा रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एक बहुत ही फेमस कहानी है सेल की डिस्कवरी के पीछे और सेल का नाम ऐसा क्यों पड़ा इसके पीछे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द स्टोरी, विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओके, ठीक, तो बात करते हैं आज से बहुत पहले की बात है। 17th सेंचुरी में 1660 वाट के आसपास की बात है। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब उस वक्त जो इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, हमें ये बात समझना है कि पहले तो समझिए कि सेल की डिस्कवरी इंग्लैंड में ही क्यों हुई, इंडिया में क्यों नहीं हुई। क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली, हमारी सोच डेवलप नहीं थी, हम लोग साइंटिफिकली चीज़ों को सोचा नहीं करते थे। ठीक है, एजुकेशन हमारे पास उस तरीके का नहीं था, हमारा सिस्टम उस तरीके का नहीं था। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँ तो एक लंबी बात इस पर हो सकती है कि पार्टिकुलरली आप कुछ भी चीज़ें देखिएगा किसी भी साइंस की किसी भी फील्ड से, तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो मॉडर्न एजेस जब स्टार्ट होते हैं उस टाइम जो सारी डिस्कवरीज हुई हैं तो सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ मेजरली किधर, आपका फ्रांस, इंग्लैंड, इधर ही हुई है। तो इस बारे में बात हो सकती है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, फिर उस बारे में कभी आपको जब क्लासेस होंगी और तो हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा कंसर्न ये है कि सेल की डिस्कवरी की कहानी। सेल की डिस्कवरी मैंने कहा था 1660 के आसपास की बात है। जो इंग्लैंड का राजा था, एक्चुअली ये सवाल तो हमारे जहन में पहले से था, जैसे कि इससे पहले कि एक अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल की बात करते हैं तो उसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो सवाल ये था एक जनरल सा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम छोटा छोटा तोड़ेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या हो सकता है जिससे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। ये सवाल बहुत पहले से आ रहा था लोगों के जहन में। तो इंग्लैंड के जो किंग ने अपने कुछ साइंटिस्ट को ये जिम्मेदारी दी कि जस्ट लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि क्या है आखिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। ठीक है, तो किसी तरह से ये जिम्मेदारी हमारे जो प्यारे से रॉबर्ट हुक को मिली। ठीक, तो जो सबसे जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको नेकेड आई से देखना मुश्किल होता है, उनकी स्टडी के लिए हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम उसको मैग्नीफाई करके देख सकें। पहला चैलेंज यही होता है कि आप अभी हम कुछ सी बात करेंगे, सिर्फ मैं आपको सेल की छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक सेल का साइज यूजुअली 1 से 100 माइक्रोमीटर होता है।
मीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, इतना इतना छोटा साइज होता है एक सेल का, यूजुअल सेल का साइज। ठीक है, टिपिकल सेल। तो अब इसको नेकेड आई से देखना मुमकिन नहीं है। ठीक, तो अब हमको जिम्मेदारी तो मिल गई कि हमें सेल की स्टडी करनी है या फिर खोज करना है, या फिर किंग ने कह दिया, आप रॉबर्ट हुक है, आपको किंग ने कह दिया कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है पता करो। आप तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट इतना छोटा है कि आप नेकेड आई से उसको देख ही नहीं सकते। तो आपके सामने चैलेंज होगा कि आप एक ऐसा बस डिवाइस हो, एक ऐसा डिवाइस हो जो चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखा सके, बड़ा करके दिखा सके छोटी चीज़ों को। इसी चीज़ को आसान करने के लिए एक डिवाइस थी अवेलेबल उस टाइम, जिसको हमने कहा माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई थी। 1609 के आसपास उसका पेटेंट किया गया था। ठीक, तो इसकी हम डिस्कवरी की हिस्ट्री के बीच नहीं जाएंगे। हमारा मेन मकसद है सेल की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में बात करना। तो रॉबर्ट हुक को जिम्मेदारी मिल गई कि आपको सेल तो नाम नहीं पता था उस टाइम, आपको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की जानकारी पता करनी है कि कौन सा होता है। चैलेंज ये था कि वो नेकेड आई से दिख नहीं सकता था, तो एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जिसको हमने कहा माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी तक हो चुकी थी। माइक्रोस्कोप स्टार्टिंग में जो आए थे वो सिंपल माइक्रोस्कोप आए थे, एक ही लेंस लगे होते थे। ठीक है, बाद में माइक्रोस्कोप को और बेहतर किया गया। ठीक, किसकी, और सिंपल को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बदला गया, मतलब 2 लेंसेज लगने लगे तो चीज़ें और बड़ी होकर दिखने लगी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने कुछ जो एक ट्री का बार्क होता है, बाहरी परत होती है, उसके कुछ सेल को देखा। ठीक है, उसके सेल को देखा तो ट्री का जो बाहरी परत के जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। क्या होते हैं वो? डेड। अब एक डेड सेल क्या है, लिविंग सेल क्या है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक, पहले हमारा मकसद अभी उस स्टोरी से है। तो उसने क्या देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया, एक बार्क जो कहते हैं बाहरी परत, उसको लिया और उसकी स्टडी की तो रॉबर्ट हुक को कुछ स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर मिले, कुछ इस तरह से, जिसमें किसी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, इसलिए बाद में हमने उसको डेड कहा। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप लिया, देखा, पता चला कि कुछ स्क्वायर शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। उस टाइम चर्च का बहुत ज़्यादा ही ट्रेडिशन हुआ करता था, चर्च आप लोगों की ज़िंदगी में भी था। तो चर्च में मॉन्क्स को रहने के लिए कुछ स्क्वायर शेप्ड क्या होते थे, रूम्स हुआ करते थे। चर्च में जो रहते उसको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं पार्टिकुलरली। तो वहाँ पर क्या होते थे कि मॉन्क्स को रहने के लिए स्क्वायर शेप्ड रूम हुआ करते थे, और इन रूम्स को हम उस टाइम सेला कहा जाता था, लैटिन में क्या कहा जाता था, सेला। ठीक, तो रॉबर्ट हुक ने जब इस स्ट्रक्चर को देखा तो उसको लगा कि अरे ये स्ट्रक्चर तो बहुत हद तक मिलता जुलता किससे है, उन स्क्वायर शेप रूम से जिसमें मॉन्क्स रहते हैं। तो और चूंकि उन स्क्वायर शेप रूम्स को सेला कहते थे, तो रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया इस स्ट्रक्चर का, सेल। इस तरह से सेल की डिस्कवरी और इस तरह से सेल का जो है नेमिंग हुआ, नाम पड़ा कि हाँ सेल की डिस्कवरी हुई और नाम क्या कहा गया, सेल कहा गया। ठीक है, इस सेल के बारे में सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक किताब लिखी। जो भी उसकी बेसिक स्टडीज थी उसके बारे में उसने 1665 में एक किताब लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एक मिनट स्पेलिंग चेक कर, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, 1665 में उसने किताब लिखी माइक्रोग्राफिया नाम से, और उसमें उसने सेल का डिस्कशन किया। तो इस तरह से 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई। फिर हम एक बात कह रहे थे कि ये डेड सेल था। क्या था ये? डेड सेल था। ठीक, तो इस तरह से और माइक्रोस्कोप में सुधार आता गया। तो 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने पहली बार एक बैक्टीरिया सेल देखा, बैक्टीरिया का सेल देखा। बैक्टीरिया जो कि आप पढ़ चुके, नाम सुना होगा आपने, नहीं पढ़े हैं और भी हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, उसके बारे में डिटेल्स में।
तो बस ये समझिए कि बैक्टीरिया एक बहुत ही एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेकेड आई से नहीं दिख सकता। ये कब की बात है? 1674 की बात है। 1665 में उसने पहली बार जो सेल देखा वो डेड नेचर का था, मतलब किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, उसमें ग्रोथ नहीं हो सकता था, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ। 1674 में और सुधार किया गया माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और तो एंटोन वन लीeuwenhoek ने बैक्टीरियल सेल है उसको देखा। तो फर्स्ट लिविंग सेल को देखने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? एंटोन वन लीeuwenhoek को जाता है, ठीक। दो बातें हम अब तक क्या जान चुके हैं? एक, सेल के डिस्कवरी की हिस्ट्री, कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ, किसने किया, सारी कहानी। लेकिन जो पहला सेल डिस्कवर किया गया वो एक डेड सेल था। तो कई बार सवाल इस तरह से आता है कि पहला लिविंग सेल है जो था, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल? सो आवर आंसर विल बी एंटोन वन लीeuwenhoek, जिसने एक बैक्टीरियल सेल को देखा था। बाद में उसने प्रोटिस्टा को भी देखा था। तो खैर, चूंकि अभी आप एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम यू आर नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। अभी हम यहाँ तक सीमित रखेंगे अपने आप को कि बैक्टीरिया जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसको किसने कब देखा? एंटोन वन लीeuwenhoek ने 1674 में, और 1665 में पहली बार सेल की डिस्कवरी की अपनी माइक्रोग्राफी नाम की किताब में लिखा। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ये हमारे सेल की डिस्कवरी की छोटी सी कहानी थी। रॉबर्ट हुक के बारे में आपको कुछ बता दूं। रॉबर्ट हुक वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के साथ उन्होंने काम किया था, इवन उसने फिजिक्स के भी कुछ थ्योरीज दी थी। तो पहले के ज़माने में कुछ यूँ हुआ करता था कि एक, अभी बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि एक साइंटिस्ट एक बहुत ही जो माइक्रो फील्ड है, एक छोटा सा फील्ड है, उसकी स्टडी करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि साइंटिस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड नहीं थी। एक साइंटिस्ट जो ज्योग्राफी, वही ज्योग्राफी पढ़ रहा है, ज्योग्राफी की थ्योरीज वही दे रहा है, बायोलॉजी की वही दे रहा है, फिजिक्स की वही दे रहा है। तो आपके लिए इस मोमेंट पे ये जानना कि रॉबर्ट हुक ने फिजिक्स की भी कुछ थ्योरीज दी थी, इट इज़ वेरी मच सरप्राइजिंग, बट इट इज़ ट्रूथ। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ सर आइजैक न्यूटन। तो खैर, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। आगे हम बात करते हैं, ठीक। तो इस तरह से धीरे धीरे अब एक बात जो हमने देखी, एक हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो सेल की डिस्कवरी है या फिर सेल की स्टडी है, उसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा रिलेटेड है माइक्रोस्कोप से। मतलब चूंकि सेल इज वेरी टाइनी स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, तो वी नीड सम वेरी पावरफुल लेंसेज दैट कैन मैग्नीफाई द इमेज ऑफ अ सेल, अ टाइनी स्ट्रक्चर। तो जो मैग्नीफिकेशन का पावर है वो बढ़ता गया माइक्रोस्कोप का, वैसे वैसे हमारा सेल का जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, जो नेकेड आई से नहीं देख सकते इन स्ट्रक्चर्स को हम, जैसे कि सेल यहाँ पर, उनकी स्टडी करना लाइक इट बिकम्स ईजियर, इट बिकेम ईजियर विद टाइम। So the story of the development of microscope and the discovery of different parts of, or the study of different parts of a cell are very much parallel. If you at a certain point of time, if you see the development of microscope in history, you see that at the same time that after some years the study of cell has become very much easier, and that's how things went on from time to time, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की स्टडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि आप चूंकि लाइक यू हैव इंटरनेट, यू हैव ऑल दिस थिंग्स, किस किस तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। जैसे मैंने 2 माइक्रोस्कोप का आपके बारे में बताया कि सिंपल, कंपाउंड, अभी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप अलग अलग माइक्रोस्कोप्स के बारे में देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जान सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कैसे काम करता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, यू कैन रीड अबाउट दैट, यू कैन ट्राई टू फाइंड अबाउट दैट, ठीक है। खैर, तो जो माइक्रोस्कोप की स्टडी हुई, हमारे लिए सेल के लिए स्टडी करना आसान होता गया। तो सेल को समझने के लिए, एक क्रक्स जानने के लिए कि सेल किस तरह से हमें बनाता है और सेल हमारे लिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, कुछ बातें कही गई। ये नहीं कि सेल कैसे काम कर रहा है ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, एक बेसिक आइडिया कि सेल हमारे लिए क्या है, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। अभी उन स्टेटमेंट्स का नंबर आप अलग अलग जगह देखिए हुए, 4 देखिए, कहीं 4 लिखे होते हैं, कहीं 5 लिखे होते हैं, लेकिन हमारे जो 3 बेसिक टीनेट्स होते हैं या पोस्टुलेट्स होते हैं, जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, उसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेल थ्योरी।
1830s की बात है, ठीक है। दो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, एक बोटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट जो थे, जो डिफरेंटली काम कर रहे थे। उन्होंने अलग अलग काम करते हुए मिलकर एक कुछ पोस्टुलेट्स दिए, टीनेट्स दिए, जिसको हम सेल थ्योरी के फॉर्म में लिखते हैं, जिससे हमको सेल कैसे हमारे बॉडी के अंदर कैसे है और क्या इम्पोर्टेंस है उसको समझने के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स दिए गए, ठीक है। तो उन दो साइंटिस्ट का नाम क्या था? मैथियास श्लेडिंग एंड थियोडोर श्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1830s में अलग अलग काम करते हुए, ये बात याद रखिएगा, अलग अलग काम करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दिए जिनको हम सेल थ्योरी के फॉर्म में लिखते हैं। और ये स्टेटमेंट्स सेल के बेसिक नेचर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट्स। मैंने कहा था कि 4-5 स्टेटमेंट है अलग अलग जगह पर, कहीं आपको 6 दिख जाएगा, लेकिन हमारा जो मेजर कंसर्न है वो 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना है। वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट था, जो कहा गया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ये बात तो बहुत सिंपल से रहती है, हाँ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होंगे, बट ये बात जितनी सिंपल आपको साउंड कर रही है, फिर लिखान में पता चल रहा है, ये बात इतनी सिंपल नहीं है। इस स्टेटमेंट के जो इम्पोर्टेंस है या फिर वास्टनेस है, इसको समझने के लिए ज़रा भी आप अपने आसपास देखिए। अब ये अपने आसपास आप देखिएगा तो आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। पेड़ पौधे, फंगाई, मशरूम है वो दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिख रहे हैं, फिशेज हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं, सब डिफरेंट तरह के हैं। सबका रहने का तरीका अलग है, हैबिटेट अलग है, खाने का तरीका अलग है, रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है, एक्सक्रीशन का तरीका अलग है, और आपका डाइजेशन का तरीका अलग है। लेकिन सरप्राइजिंगली बात यह है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। आप जो भी डाइवर्सिटी आप देख रहे हो, जो भी ऑर्गेनिजम्स आप अपने आसपास देख रहे हो, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आप देख नहीं भी पा रहे हैं, लाइक द ऑर्गेनिज्म दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, बैक्टीरिया जैसे है, यू कांट सी इट विद नेकेड आइज बट इट इज स्टिल देयर। कहते हैं कि आपकी बॉडी में जितने सेल नहीं हैं उससे 3 गुना, जितने सेल हैं आपके बॉडी में उससे 3 टाइम्स ज़्यादा आपके बॉडी में बैक्टीरियाज हैं, बट कैन यू सी? नो यू कांट। आपको देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसी भी चीज़ें जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रही हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल। अब कुछ भी स्ट्रक्चर आप ये इसको कुछ ऐसे समझिए कि आपको अगर ये कहा जाए 1 मिनट के लिए, एफिल टावर आपने देखा होगा फोटो में, असली में नहीं देखा होगा। फोटो में आपने एफिल टावर देखा होगा, ताजमहल देखा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखा है, बहुत सारे तरह के सारे सरप्राइजिंग चीज़ें देखी है जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है, बुर्ज खलीफा देखा होगा, ठीक है। आपको एक दिन ये कहा जाए कि ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एक ही किस्म के पत्थर से बनी है। यू विल बी सरप्राइज्ड, यस यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि एफिल टावर जो इतना लंबा सा है, चाइना की दीवार है, ताजमहल है, आपको कहा जाए कि सिर्फ एक ही तरह के पत्थर से बनी हुई है, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि इतने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एक ही तरह के पत्थर से कैसे बने हो सकते हैं, और एक तरह के पत्थर से बने हुए हैं भी नहीं, लेकिन आपको कहा जाए तो यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। तो आप सिर्फ इतनी डाइवर्सिटी देख रहे हैं ना कि एफिल टावर है, ताजमहल है, लेकिन जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखना शुरू कीजिएगा, यू विल सी वास्टनेस ऑफ डाइवर्सिटी। देखिएगा कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। यू मस्ट हैव बीन टू जूज, आप जू में गए होंगे, आपने एक्वेरियम देखा होगा, और डिफरेंट तरीके के टीवीज़ पे अलग अलग प्रोग्राम आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, आप देखिएगा कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म कितने हैं, लेकिन सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सिर्फ एक ही तरह की बेसिक चीज़ से बने हुए हैं, और उसका नाम क्या है? सेल। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? अब दूसरा स्टेटमेंट वो कहता है जो सेल का डेफिनेशन आपने पढ़ा है। सेल का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा है? जस्ट ट्राई टू रिमाइंड।
सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये पढ़ा है आपने। अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप सेल को डेफिनेशन के तौर पे भी लिख सकते हैं कि सेल क्या है। उसके अलावा सेल जो सेल थ्योरी का दूसरा स्टेटमेंट है उसके तौर पे भी लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है, क्या बोला मैंने? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड्स जो आ रहे हैं जिसमें मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा, दीज आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। ठीक है, इसके आगे क्या जोड़ा है वर्ड? बेसिक। अब तक आपने शायद इसको पढ़ा होगा डेफिनेशन को, लेकिन कभी सोचने की कोशिश नहीं की होगी कि क्यों ऐसा कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चरल मतलब जिससे मिलकर चीज़ें बनी होती हैं, फंक्शनल जिससे चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो सेल कुछ ऐसे समझते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। पहले मैं जो बोल रहा हूँ उस स्टेटमेंट को आप सुनिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट फ्रॉम विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। ठीक, इसका मतलब क्या कि अगर सेल से कोई छोटा स्ट्रक्चर हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता। देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में बात की तो कि जब सवाल ये था कि सबसे बेसिक यूनिट क्या है जिससे मिलकर बना होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पता चला सेल है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सेल कांट बी ब्रोकन अप। ऐसा नहीं कि सेल बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ छोटे स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सेल में छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहें, अगर हम ये सोचें, ये कोशिश करें कि सेल से जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, मतलब सेल जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, अभी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि ये सेल है जो XYZ 3 अलग अलग तरह की चीज़ों से बना होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये कोशिश करूँ कि सिर्फ X मिलकर, सेल का एक कंस्टिट्यूएंट X मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दे, बहुत सारा X मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये Y के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ये Z के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक सेल ऑन द होल जो XYZ से मिलकर बना हुआ है, इसके लिए ये पॉसिबल है कि इसके बहुत सारे यूनिट्स मिल जाएं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सेल को हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल। क्या कहते हैं? फंक्शनल। फिर वही बात स्टेटमेंट में रिपीट करूंगा। सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। आई एम रिपीटिंग इट, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर फिर हम इससे कंस्टिट्यूएंट पे जाएं X, Y और Z पे, और हम ये चाहें कि X जो है इंडिपेंडेंटली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहे और फंक्शन करता रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। Y को बाहर निकाल दें इस सेल से और हम कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहे और वो फंक्शन करता रहे, तो Y के लिए मुमकिन नहीं है। इसको अपने सर्वाइवल के लिए X सेल के अंदर रहना जरूरी है। बट सेल इंडिपेंडेंटली बिना किसी पर डिपेंड हुए फंक्शन कर सकता है। ठीक है, इसको X और Y पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। That's why we call cell the basic functional unit of life. तो दो बातें आई, cell is the basic structural and functional unit of life. ये चाहूँगा कि मैं अपने लैंग्वेज में, मतलब सुरजापुरी और हिंदी में नहीं, इंग्लिश में क्या करें कि इसको लिखें कि why cell is called the basic structural and functional unit of life. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्लास 9 के एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, और बहुत टाइम तक हमें क्लियर भी नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। सेल इज द बेसिक, वाई सेल इज कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप कॉपी निकालिए, आप लिखिए और ग्रुप में आप अपने डाल दिए उसको। ठीक है, अब हम लोग तीसरे स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे, द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहला दो स्टेटमेंट ही दिया था। ठीक है, बाद में एक हमारे और साइंटिस्ट आए भाई साहब, इनका नाम था
रुडोल्फ वर्शॉ। रुडोल्फ वर्शॉ, इन्होंने एक बात ऐड की इसमें, क्या ऐड की? लैटिन में ऐड की, ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब आता है कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक, एक बहुत ही बढ़िया चीज की। सवाल ये था कि सेल जो है वह आया कहाँ से, तो बहुत ही बेसिकली जवाब दे दिया, मतलब कॉन्फिडेंस में खड़े होकर रुडोल्फ वर्शॉ ने ये कहा कि एक सेल पुराने सेल से आता है। तो आपको लगता है अरे क्या बेवकूफ़ी है यार, इसका मतलब क्या है कि हर चीज़ पुरानी चीज़ से आएगी ना, ठीक है। लेकिन जितना आप जिस तरह से पिछले दो स्टेट्समैन के बारे में हमने बोला कि जितना सिंपल और स्ट्रेट साउंड करती हैं, इतनी सिंपल स्ट्रेट है नहीं। हम इस स्टेटमेंट के हमें डेप्थ को समझना पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट रुडोल्फ वर्शॉ ने ऐड किया, क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब था एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक सेल क्या होता है, पिछले जो सेल हैं उससे आता है। इसका मतलब समझिए जरा सा। अच्छा, मैं आप शायद लिखा नहीं होगा आपने, मैं इसमें लिख देता हूँ कि तीसरा स्टेटमेंट क्या था। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसे किसने दिया था? रुडोल्फ वर्शॉ ने दिया था। इसका मतलब नोट कर लीजिएगा इसे, एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो इस जो ये स्टेटमेंट है, इसके वास्टनेस, इसके डेप्थ को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर एक ये सेल है, सवाल ये था कि सेल आया कहाँ से, तो रॉबर्ट वर्शॉ ने बताया कि ये 2 सेल है, ये 4 सेल है, कहाँ से आया? तो रॉबर्ट वर्शॉ ने बताया कि ओमनिस सेल्यूला ही सेल्यूला, इससे पहले जो सेल थे उससे आया। कैसे आया? कैसे? फोटोकॉपी मशीन तो है नहीं हर जगह कि रखे और फोटोकॉपी कर दी और नए सेल बन गए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या हुआ होगा? तो हुआ ये कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल था, जो पहले का सेल था, वो ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। क्या हुआ? टूट गया। टूटने से 1 से 2 बने, फिर 2 से 4 बने। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेल कहां से आया? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इस तरह से एक सवाल जरूर अराइज होता है कि जो अर्थ पे जो पहला सेल था वो कैसे आया। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पहली क्लास के इनिशियल पीरियड में ये कहा कि जो हिस्ट्री ऑफ सेल था, हमने डिस्कवरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ी, लेकिन हिस्ट्री ऑफ सेल का कैसे डेवलपमेंट हुआ, सेल कैसे आया, इसके बारे में बेसिक आइडिया लेंगे कि कैसे आया। वो बाद में थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम अभी इस बारे में, यहाँ से आप सीक्वेंस बनाते जाइएगा तो पता चलेगा पहला सेल कैसे आया। ये सवाल ऑब्वियस है, आना चाहिए आपके जहन में। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो सेल्स आपको दिख रहे हैं जो भी सारे, वो कहाँ से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। कहाँ से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सेल डिवीजन। कि सेल में डिवीजन होता है। सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, वो सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को देता है। ठीक है, तो हमने क्या अभी जाना? अभी सेल के डिस्कवरी की हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री के बारे में बाद में बात करेंगे। रॉबर्ट हुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक का हमने नाम जाना। उसके बाद सेल को समझने के लिए हमने ये जाना कि सेल थ्योरी दी गई, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए, पोस्टुलेट्स दिए गए, जो 3 मेजर पोस्टुलेट्स रहे। पहला, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन हमने आप एक बार इमेजिन करने की कोशिश की कि ये कितनी बड़ी बात है कि जितनी भी वैरायटी की चीज़ें आप देख रहे हैं सब ऑलमोस्ट एक ही तरह की यूनिट से बनी हुई है, जिसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात थी कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा यूनिट है जो स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं और इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है। तीसरी बात जो रुडोल्फ वर्शॉ ने बताई इन दोनों के बाद कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इससे हमको एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो अब हम अगले क्लासेस में
और भी बात करेंगे सेल की, थोड़ी बहुत सेल की हिस्ट्री की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।